हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूटी हिंदी हब में। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम रासो साहित्य के बारे में। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो रासो जो शब्द है वो कहाँ से आया, और रास और रासो ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मैंने बोला रास और रासो। तो ये जो आपके पास दो शब्द आ रहा है, रास और रासो, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है। अगर रास की बात करें तो ये जैन साहित्य का है, ठीक है। यानी कि जैन साहित्य जो लिखे गए हैं वो क्या है, वो रास है। और वहीं पे अगर मैं रासों की बात करूं तो रासो साहित्य में आपको मिलेंगे वो सारे साहित्य जो वीरता प्रधान है या श्रृंगार प्रधान है, या ये कहा जाए वीरता और श्रृंगार प्रधान है। मुख्यतः वीरता प्रधान रचनाएं होती हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जैन साहित्य को समझेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। जबकि मैं आपको पढ़ा रही थी आगे तभी मैंने कहा था सिद्धनाथ और अपभ्रंश साहित्य, इन सब में कुछ ऐसे कॉमन लिंक्स मिल जाएंगे जो आपको बाकी आगे भी, यानी कि हम आदिकाल बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट समय सीमा जो है उसके आधार पर भी जब रचनाओं की बात करते हैं तो कोई ना कोई कवि ऐसा होगा जो अपभ्रंश में मिल जाएगा, जो जैन का हो। तो हो सकता है कि आपकी रचनाएं क्या हो, कॉमन हो सकती है। तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें आप क्या होगा कि बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाओगे कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। कॉमन चीज है, हमें सिर्फ एक एक चीज को समझते जाना है और याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो जैन साहित्य में, तो जैन साहित्य 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ। अब सिंपल सा है, सिद्ध साहित्य की बात करेंगे तो सिद्धों ने शुरू किया था अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक उसी तरीके से नाथ साहित्य में नाथों ने लिखा था अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। और बौद्ध धर्म के में जो सिद्धों के द्वारा फैलाई गई विकृतियां थी उनको क्या करने के लिए, उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जैन साहित्य जो है जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था, और वही रास साहित्य कहलाता है। यानी कि जैन में जो जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए रचनाएं लिखी गई उसे ही हम रास साहित्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उनके पूजनीय थे या फिर जो भी राजा थे उनके प्रशंसा में या फिर उनके चरित्र के बारे में जो रचनाएं की गई उसे हम रास कहते हैं, या रास साहित्य के अंतर्गत या जैन साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। अब जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया, लोगों के चरित्र का वर्णन किया गया, लोगों के चरित्र की व्याख्या की गई, उनके बारे में बताया गया, और जितनी भी चीजें बताई गई वो क्या हुआ, एक रचना के रूप में संग्रहित किया गया या फिर एक रचना लिखा गया। तो उसी रचना को हम क्या कहते हैं, रास कहते हैं। क्या कहलाता है, वो रास कहलाता है, ठीक है। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागुन, चरित आदि के विभिन्न शैलियों में मिलती है। रास काव्य में जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। यानी कि चरित्र क्या किया गया, चरित्र की व्याख्या किया गया, तो चरित्र को क्या किया गया, नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो मैं भी आपको बताई थी, क्या किया जाता है, चरित्रों को बताया जाता है, चरित्रों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। यहाँ पे है जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या थी, रास थी, ठीक। आगे अगर हम देखेंगे तो जैन साहित्य का विकास मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास, आई थिंक जब मैं आपको अपभ्रंश पढ़ा रही थी तब भी मैंने कहा था कि याद रखिएगा ये आपको जैन में भी मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने, जिनदत्त सूरी ने क्या लिखा है, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ जिनदत्त सूरी द्वारा लिखा उपदेश रसायन रास को माना जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने बात किया था कि अब्दुल रहमान ने जो संदेश राष्ट्र लिखा है उसे भी प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। अब वो क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि ये प्रथम ऐसे थे जो क्या थे, इस्लाम धर्मी थे, जिन्होंने लिखा था अपभ्रंश भाषा में, ठीक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास किसे माना जाता है, तो पंच पांडव रचित रास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास। अब वही बात हो गई, प्रथम कवि, प्रथम रचना, प्रथम आपके ऐतिहासिक रास, प्रथम चरित्र रास, प्रथम अपभ्रंश भाषा की रास, ऐसे करके सवाल बनते हैं। तो वन लाइनर काइंड ऑफ है, ज्यादा आपको तकलीफ देने वाली चीज है नहीं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। इससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना गया है, तो रिपुदरन दास को माना गया है, ठीक है। ये आपके दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया था। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास, जो अभी हमने पढ़ा, जिनदत्त सूरी ने लिखा है। हिंदी में प्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास।
प्रथम आपके धर्मेंद्र रास में संदेश रासक, जिसे लिखा किसने है, तो इसे लिखा है आपके अब्दुल रहमान ने। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास किसे कहते हैं, तो पंच पांडव रचित रास, जो अभी पीछे हमने पढ़ा था। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शालिभद्र सूरी जी के बारे में, ठीक है। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। शालिभद्र का प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है, ये आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, शालिभद्र सूरी। और लिखा क्या इन्होंने, भारतेश्वर बाहुबली रास। यह छंद 205 यह रास जो है वो 205 छंदों से बना हुआ है, यानी कि इसमें जो छंद इस्तेमाल किए गए वो कितने हैं, तो 205 हैं। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था, ठीक है। उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, मिलेंगे वो भी। देवसेन ने क्या लिखा है बच्चे, श्रावकाचार्य। जब हम लोग बात कर रहे थे हिंदी की प्रथम रचना के बारे में, तो हमने कहा था कि श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहप्पा को स्वीकार किया गया, परंतु प्रथम रचना के रूप में हमने किसको स्वीकार किया, तो श्रावकाचार्य को। श्रावक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया ये ग्रंथ, और लिखा किसने, देवसेन ने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितने दोहे हैं, तो 250 दोहे हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए तो गृहस्थ जीवन धर्म का वर्णन का केंद्र है, जो मैंने आपको बताया था कि ये किस लिए क्या है, तो श्रावक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जिसमें गृहस्थ जीवन जो होता है उसे ही धर्म का केंद्र माना गया है, यानी कि गृहस्थ जीवन में रहकर के भी क्या किया जाना, आराधना पूजा प्रचार, वही जो आपका कर्तव्य है उसे ही सर्वोपरि स्वीकार किया गया है, ठीक है। इनका नय चक्र, लघु नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। बृहद नय चक्र मूलतः दोहाबंद अभ्रंश भाषा में था, किंतु बाद में शुभंकर के कहने से मालिक धवल ने इसे गाथाबंद में कर दिया। अब ये अगर हम बात करेंगे तो दोहाबंद जब था तो वो क्या है, अभ्रंश में, और गाहा जो है वो कहाँ से आता है, तो प्राकृत भाषा में। तो गाथाबंद किस कन्वर्ट करके किया गया, तो किस भाषा में था, प्राकृत बंद के रूप में। हालांकि इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, सावय धम्य दोहा। अब देखो ये जितनी चीजें आपको बताई गई हैं उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, देवसेन जी इंपॉर्टेंट है, उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा श्रावकाचार्य जो रचना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या बताया गया है, आसुक कवि। आसुक कवि के दो ग्रंथ थे, एक चंदन बाला रास, यही नाम याद रखिएगा, चंदन बाला रास किसने लिखा है, आसुक कवि ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए तो ये आपके 35 छंदों का एक खंड काव्य है, ठीक। और दूसरा क्या है, जीव दया रास। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये चंदन बाला रास है आसु कवि की, यानी आसु कवि की दो रचनाएं हैं जिसमें से एक सबसे ज्यादा फेमस है और ये कहा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो जिनविजय सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंत गिरी रास, ठीक है, नाम याद रखिएगा। 1231 ईस्वी में इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक, इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है, ठीक है। आपको जितनी भी रचनाएं मिलेंगी जैन संप्रदाय में, या फिर अगर हम बात करेंगे जैन साहित्य में, वो आपकी डेडिकेटेड होंगी या आधारित होंगी किसी न किसी तीर्थकर पे, या किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व वाले जो थे उन पे, जिन्होंने क्या किया है, समाज को कुछ सीखने के लिए छोड़ा है, या फिर समाज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करी है। तो अगर हम बात करेंगे तो जैन साहित्य में मुख्यतः चरित्र का वर्णन होगा, या फिर किसी के मतलब जीवन शैली को ही आधार मान करके रचनाएं की गई होंगी कि हाँ इनकी जो जीवन शैली थी वही हमारे कल्याण के लिए क्या है, सुखकारी होगा, ठीक है। आगे देखेंगे विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई और से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ आ जाता है। अन्य रास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा है कि सिर्फ आपको देख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना चाहिए। स्थूलीभृत रास किसने लिखा है, जिन धर्म सूर्य ने लिखा है। नेमिनाथ रास किसने लिखा है, मुनि सुमतिगढ़ ने लिखा है। गय सुकुमार रास किसने लिखा है, तो दिलहन ने लिखा है, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो पुराण रास चंद्र मुनि ने लिखा है। योग सार योग चंद्र मुनि ने लिखा है।
श्रावकाचार एवं भारतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। यानी कि वहां पे क्या है, प्राकृत की जो प्राकृत भाषा थी उसके प्रभाव से थोड़ी मुक्त है वो, और वो अभ्रंश के टच पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपके लिए बस इंपॉर्टेंट ये है श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबलीचार और चंदन बाला रास। ये तीन ऐसी रचनाएं हैं जिनके कवि के नाम आपको पता होने चाहिए और ये रचनाएं आपको दिमाग में बैठे होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैन साहित्य से बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना डीप में सवाल तो नहीं आना चाहिए। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आदिकाल के एक एक सेक्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस करके आराम से इस चैप्टर को छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब ये है कि आपके लिए ज्यादा बर्डन नहीं होगा और आप भी आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो। ठीक है, फागु काव्य, जिससे फागुन काव्य कह लो, या फिर मतलब जैसे ये यहाँ पे है कि इसमें जब वर्णन किया जाता है तो वसंत ऋतु का किया जाता है और उसके आगमन से जैसा प्रभाव वातावरण पे पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु वसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। फागुन जिसे कहते हैं, जब होली का समय आता है तो उस वाले टाइम पीरियड को हम फागुन कहते हैं। जो हिंदी के वर्ष होते हैं उसमें आपको पता, जैसे कार्तिक, अगहन, आषाढ़, सावन, फागुन, ये भादो, ये सारे जो आते हैं ये क्या है, वो उसी के हिंदी के नाम है। तो ये फागु काव्य भी उसी पे आधारित है। जो होली वाला टाइम, वसंत वाला टाइम जो आता है, जो फरवरी मार्च तक का टाइम माना जाता है ना, उसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। ठीक है, जब वसंत पंचमी आती है यानी कि सरस्वती माता का पूजा करते हैं जब हम, तब। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिन चंद्र सूरी फाग को माना जाता है। स्थूलभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देसावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। वसंत विलास फागु धर्मित्र फागु ग्रंथ है। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक, मतलब थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लायक। ऐसे जैसे कि हमने भारतेश्वर बाहुबली रास की बात की, वैसे ही एक ये आपको समझना है कि अगर हम बात करेंगे तो वसंत विलास फागु जो है वो धर्मेतर फागु ग्रंथ है। बाकी की अगर हम बात करेंगे तो फागु ग्रंथ जो है, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम एक एक सेक्शंस को पढ़ते हैं। क्योंकि अब नेट का पेपर पहले जैसा नहीं आता कि ठीक है सवाल पूछे गए तो अब कॉमन से क्वेश्चंस हैं या फिर मे बी क्वेश्चन रिपीट कर जाए, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये वाले छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं आपके नेट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम देखें पीजी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा नहीं है। बस आप एक सरसरी निगाहों से देख लो कि ये चीज भी हमने देखी है, पढ़ी है, जानी है, सुना है, ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब आएगा आपको रासो साहित्य के बारे में पढ़ना है। रासो साहित्य जो है, सबसे पहले तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य जो है वो वीर गाथा काल जो उन्होंने समय सीमा दिया है या नाम दिया है, उसके अंतर्गत आपके रासो साहित्य को रखा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ आपके लौकिक गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में, जैसे कि आपके विद्यापति अमीर खुसरो जी हैं या फिर ढोला मारो दूहा जो है, ऐसी रचनाओं को फुटकल रचनाओं में इन्होंने रखा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन जब रासो साहित्य की बात करते तो जो वीर गाथा नाम उन्होंने दिया है चैप्टर का, अपने अध्याय का, उसके अंतर्गत आपके रासो साहित्यों को रखा है। क्योंकि इन रासो साहित्यों में आपके क्या किया गया है, राजा के गुणगान किए गए हैं। यानी कि ये जो रासो साहित्य लिखे गए मुख्यतः आपके चारण कवियों के माध्यम से लिखा गया है। यानी चारण कवि किसे कहते हैं, वो जो राजा के दरबार में रहता है और रचनाएं करता है। ठीक है, अब ये क्या है, इन्होंने अपने महाराजा के वीरता का वर्णन किया है या उनके विवाह प्रेम का वर्णन किया है। और जो काव्य लिखे हैं वो मुख्यतः किस बात पर आधारित होते हैं, तो उनके वीरता पर आधारित होती है। जैसे वीर साहित्य जो होते हैं या फिर वीर गाथा काल, इसीलिए उन्होंने नाम दिया क्योंकि ये जो रासो साहित्य है ये वीरता से ओतप्रोत साहित्य थे। ठीक है, अब ये रासो साहित्य तक पहुंचने से पहले इसके नाम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं। और रासो साहित्य की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आदिकाल के नामकरण में विवाद बहुत रहा है, ठीक उसी तरीके से रासो साहित्य पे भी बहुत सारे विवाद रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे, जैसे विशलदेव रासो, जिसे कभी माना जाता है कि ये तो
काल्पनिक है, पृथ्वीराज रासो जिसे माना जाता है कि प्रामाणिक है, अर्ध प्रामाणिक है या फिर अप्रामाणिक है। तो ये जो मतभेद है रासो साहित्य में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपको आदिकाल के बारे में, ठीक उसी तरीके से ये रासो साहित्य तक पहुंचने में, रासो नाम तक पहुंचने में हमने बहुत सारे जद्दोजहद का सामना किया। बहुत सारे विद्वान थे जिनके अलग अलग मत थे, किसी ने राजसूय से यज्ञ से माना, किसी ने रासो से माना, किसी ने रासो से माना, किसी ने छंद से माना। तो ये जो आपका रासो तक पहुंचे हैं वो किसके अनुसार क्या था हम देखेंगे, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिशल देव रासो को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिसल देव रासो को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बोलते हैं, जो लिखा है उन्होंने, उसे आप पत्थर की लकीर मानकर चलिए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? बिशल देव रासो है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दतासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विचार किया और इसे राजसूई शब्द से माना। अब सबसे पहले कौन आता है? आपके गार्सा दतासी आते हैं, जिन्होंने राजसूई शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इसीलिए उन्होंने पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज राजसूई लिखा है, ठीक है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में चंद्रवरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसूई लिखा है, न कि पृथ्वीराज रासो, ठीक है। आगे देखेंगे, हजाई प्रसाद द्विवेदी ने राष्ट्र को एक छंद एवं काव्य भेद भी माना है, जो कि सर्वमान्य है। रासक को आपके हजाई प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? छंद माना है। और ये जो बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इसको थोड़ा गौर फरमाइएगा और इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपके हजाई प्रसाद द्विवेदी के जो थॉट है, यानी कि इस पे जो बात कही गई है, वो आपके पेपर में आते रहे हैं। यानी कि पूछा गया है कि रासक छंद से कि रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? तो आपके हजाई प्रसाद द्विवेदी ने मानी है। या फिर हजाई प्रसाद द्विवेदी ने रासक को एक छंद एवं काव्य भेद भी माना है। तो हो सकता है कि छंद या काव्य भेद के रूप में रासो को किसने माना है या रासो को किसने माना है? तो आपके हजाई प्रसाद द्विवेदी ने माना है। या फिर आपके कथन और निष्कर्ष के रूप में भी ये आ सकता है, या दो कथनों के रूप में भी ये आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो गार्सा दतासी ने राजसूई से माना है, और ये इंपॉर्टेंट है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है। अब देखो, हर किसी का ना मानने का अपना एक मत था। जैसे कि राजसूई यज्ञ हुआ था, ठीक उसी तरीके से लोगों ने माना कि वीरता को अपने वीरता को प्रमाणित करने का क्या तरीका था कि राजसूई यज्ञ करते थे, एक घोड़ा छोड़ते थे, और मतलब यज्ञ में जो भी ये समझता था कि वो इस राजा को पराजित कर सकता है, वो युद्ध करने को, राजा उससे युद्ध करने को तैयार होता था। और राजसूई यज्ञ जो है, इसके माध्यम से राजा भी अपने वीरता को क्या करते थे? सबके समक्ष प्रस्तुत करते थे, या फिर ये कहे कि उस चीज पे उन्हें अहंकार था तो उसको दिखाया करते थे। मतलब ये एक टाइम था जब राजा एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उन्होंने क्या क्या हासिल कर लिया है, या उन्होंने कैसे सारी चीज़ों पे अपना आधिपत्य जमा लिया। तो एक वक्त था, अभी भी चलता है। अगर आप बात करोगे तो पावरफुल इंसान हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि वो कितना पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो राजसूय से माना है, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है, आचार्य राजचंद्र शुक्ल ने माना कि रसायन से रास हुआ और रास से रासो हुआ, ठीक है। हजाई प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है, और आपके नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से माना है, जो हम जैन में पढ़ रहे थे, ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से माना है। आपके कविराज श्यामलाल दास ने रहस्य से माना है। नरोत्तम स्वामी ने राशक से माना है। माता प्रसाद गुप्त ने राशक से। गणपति चंद्र गुप्त ने पहले बोला कि रासक से रास हुआ, रास से रासा और रासा से रासो हुआ। वही पे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रासो या रस से माना है, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्होंने माना था कि कहां से कैसे परिवर्तित हुआ, जिसमें से हजाई प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, और अगर हम बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सा दतासी, इन्होंने किससे माना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसे हम हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। आपके आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बहुत सारे विवादों के बाद भी इसे हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रूप में स्वीकार करते हैं।
अगर पृथ्वीराज रासो की बात किया जाए तो ये किस पे लिखा आधारित है, तो पृथ्वीराज चौहान पे आधारित है। लिखा किसने है, चंद्रवर दाई ने लिखा है। इसमें टोटल आपके 69 समय बोलिए, सर्ग बोलिए या अध्याय बोलिए, हालांकि समय बोला जाता है, ठीक है। इसमें कितने समय है, तो आपके 69, और इसमें टोटल आपके 68 छंद का इस्तेमाल किया गया है, यानी 68 यानी कि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये वीरता प्रधान है, साथ ही साथ श्रृंगार प्रधान है। और जितना बड़ा महाकाव्य है, यानी जितनी चीजें इसको प्रमाणित करने के लिए है, उतनी ही चीजें इसको अप्रमाणिक मानने के लिए भी है। यानी कि इस काव्य के, अगर हम रासों के बारे में बात करते हैं, इस रासो साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो इसको लेकर के बहुत सारे विवाद है। और अगर कहा जाए तो रासो साहित्य का सबसे ज्यादा विवादित ये आपका रासो है, यानी कि नाम को लेके सॉरी, इसके तथ्यों को लेकर के क्या है, बहुत ज्यादा विवाद है। डॉक्टर वुलर ने सबसे पहले इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि इसके तथ्य ही सही नहीं लगते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके जो भी ऐतिहासिकता थी उस पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि सारी ये कहते हैं ना, सारे विवादों के बाद भी इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि ये रासो पूर्ण नहीं था, इसे पूरा किया है आपके चंद्रवर दाई जी के पुत्र ने, जलहन जिनका नाम था, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब इतनी बातों के बाद थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं। इस रासो ग्रंथ को सुख सुखी संवाद के रूप में आपके हजाई प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है, फिर बोला है, सुख सुखी संवाद बोला है। कभी कभी सवाल आ जाता है, हालांकि ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को समय कहा जाता है। इस रासो में 69 समय, अगर हम बात करेंगे तो पद और 68, ये देखो ये जो है ना, ये आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पदों की संख्या आपको ऐसे नहीं कि पता होना चाहिए कि आपको मतलब ये कितने पद है। अब ये नहीं जरूरी होगा कि आपसे पूछेगा 1,65,306 पद है या फिर 2,65,308 पद है, नहीं पूछेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बस इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है ना कि जनरल नॉलेज के लिए जान लिया, तो बस उतना ही, ठीक है। चलो, पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्नतः है कवित, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर आते हैं। छप्पे छंद जो है उसके विशेषज्ञ के रूप में आपके चंद्रवर दाई को माना जाता है। यानी चंद्रवर दाई जो है उन्होंने छप्पे छंद जो है वो बहुत इस्तेमाल किया है, तो आप मान सकते हो विशेषज्ञ के रूप में आपके चंद्रवर दाई को स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस क्या है, वीर रस और श्रृंगार रस। वीर रस क्योंकि युद्ध का वर्णन है, और श्रृंगार रस क्योंकि उनका प्रेम जो था संयोगिता से, उनके बारे में वर्णन है, उनके विवाह का जो पूरा वर्णन किया गया है उसके बारे में, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में अनुप्रास और यमक अलंकार प्रमुख है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। ये एक क्या है, एक आपका सर्ग है, यानी कि समय है, उसमें कैमास वध है, उसका वर्णन किया गया, और ये सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवर दाई को उनके पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था। इस संबंध में प्रसिद्ध जो पंक्ति है वो है, पुस्तक जलहन हथ दे चली गजन नृप काज। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया गया है। नायक की श्रेणी कौन सा है, धीरोदत्त नायक है। देखो नायकों में भी श्रेणी होती है, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान का क्या है, धीरोदत्त नायक, ठीक है, जैसे उनकी वर्णन की गई है उस हिसाब से। नायिका कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रवर दाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। गांठ बांध कर रख लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद्रवर दाई को ही कहा जा सकता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो हम लेकर आए हुए, तो ऑब्वियसली हम उसको एक बार पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। हजाई प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके लिए क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी पृथ्वीराज रासो को वीर काव्य मानते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र पृथ्वीराज रासो को घटना कोश मानते हैं। कर्नल टाट ने पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चन जी ने कहा है। ठीक। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य माना है। ये जो नरोत्तम स्वामी है, इन्होंने ही आगे चलकर आपके पृथ्वीराज रासो जो है उसके जो संस्करण है, जो 4 रूपांतरण है या संस्करण मानिए, रूपांतरण मानिए, उसके बारे में जो व्याख्या मिलती है वो इन्हीं के आधार पर मिलते हैं। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम स्वामी ने इन कृतियों के आधार पर इनके 4 रूपांतरण किए हैं। यानी कि उनके जो 4 संस्करण थे उसी आधार पे आपके नरोत्तम स्वामी ने क्या किया है, उसके रूपांतरण को आपके सामने प्रस्तुत किया, यानी कि तोड़ तोड़ के। देखो, इस वाली चीज को स्ट्रेस लेके मत पढ़ना कि क्या ही पढ़ रहा हूँ। पृथ्वीराज रासो के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसके पीछे तक के स्लाइड में सारी चीज आपको दे दिया है। अब ये जो चीजें ये प्लस पॉइंट है, बस आपको देख लेना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको पूरा याद ही कर लेना है। ठीक है। तो बृहत रूपांतरण जिसमें 69 समय है, और अगर हम बात करेंगे तो 16,306 छंद है। यह सबसे बड़ा संस्करण है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका प्रकाशन कराया था। इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में हुआ था। इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपियां उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इसमें 1750 ईस्वी की प्रति के आधार पर 16,306 छंद तथा 69 खंड हैं। मध्यम रूपांतरण, देखो इन्होंने 4 जो रूपांतरण किए थे उसके नाम रखे हैं। पहला का अगर आप देखोगे तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्या है, बृहत रूपांतरण। दूसरे का है मध्य रूपांतरण। तीसरे का है लघु, और चौथे का है लघुतम। ठीक है। तो इसका आधार सन 1723 ईस्वी से 1739 और 40 ईस्वी तक की लिपिबद्ध कृतियां हैं। इसमें 7,000 छंद हैं। इसमें अध्यायों के नाम प्रस्ताव है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। अब अगर बात किया जाए तो दूसरा जो है रूपांतरण वो ये था जिसमें क्या किया गया था, आपके 2 जो छंद थे उनको कम कर दिया गया था, पद कम कर दिया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो उसका रूपांतरण भी नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं लघु रूपांतरण। 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध कृतियों के आधार पर यह संस्करण तैयार किया गया। इसमें 3,500 छंद व 19 समय है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां जो है वो अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर में है। और लघुतम रूपांतरण, इसमें अध्ययन योग्य केवल 1,300 छंद है, यानी 1,300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि मूल रासो मानते हैं, और इसकी खोज अगरचंद नाहटा ने की थी। अभी जितनी भी चीजें आपको दी गई हैं वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, आपको बस पढ़ना है और भूल जाना है। भूल मत जाना, मतलब भूल जाने का मतलब ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है। रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम काश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। अभी मैंने आपको ये बताया कि आपके जो डॉक्टर वूलर थे उन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि आपका ये जो पृथ्वीराज रासो है वो क्या है, अप्रमाणिक है। और यही से प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक का विवाद शुरू होता है। अब देखो, मैं इसके बाद आपको लिस्ट दे रही हूँ किसने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना और किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। उसमें से आपको 2-3 चीजें बस याद रखनी है कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं, श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं, और आपके बस जो नाम गिने चुने हैं वही। तो आपके प्रमाणिक मानने वालों में से आपको श्याम सुंदर दास जी, ठीक है, और मिश्र बंधु प्रमाणिक मानने वाले, यानी कि आपका जो पृथ्वीराज रासो है वो क्या है, वो सत्य है और इसके प्रमाण है। अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से भी ये सत्य है, घटनाएं इनकी सत्य है। तो यहाँ पे क्या हुआ, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु ने इसे प्रमाणिक माना है। ठीक। अब आइए अप्रमाणिक में आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, और डॉक्टर वूलर, ठीक, और राम कुमार वर्मा। ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए कि इन्होंने क्या माना है। तो सबसे पहले मिश्र बंधु थे आपके और श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या माना है, प्रमाणिक। अप्रमाणिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, राम कुमार वर्मा जी हैं, और अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर वूलर है। और अर्ध प्रमाणिक में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं। ठीक है।
तो ये तीनों जो 4 नाम हमने बोला, बस इतना ही याद रखना है, बाकी आपको सारे नाम नहीं याद रखने कि कौन कहाँ कैसे आता है। जब आगे आप पढ़ोगे ना तो सारे नाम तब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर अभी के लिए जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना में बस इतने ही है। आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, डॉक्टर वुलर और श्याम सुंदर दास, ठीक है, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं विशलदेव रासो। विशलदेव रासो जो है एक विरह काव्य है, ठीक है, ये गीति काव्य भी है, यानी कि गे पद है, इसमें ऐसे पद थे जो गाए जा सकते थे, और इसी वजह से इसका जो रूप है, यानी कि इस रासों का रूप परिवर्तित होता रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली गाया जा रहा है, जैसे कि कोई गाना है या फिर कोई गीत है जो इंसान अलग अलग गाता है, तो उसके सुर, लय, ताल, शब्द सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये क्या रासो ग्रंथ क्या था, गे था, यानी कि इसे गाया जा सकता था, इसके पद जो थे जिसे आप गा सकते थे, तो उसकी वजह से इसके रूप में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, विशलदेव रासो 1155, यानी कि अगर हम बात करेंगे ईस्वी, यानी 1212 विक्रम संवत के में हुआ है, यानी कि अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात किया जाए तो 1155 बोलिए ईस्वी, और अगर विक्रम संवत में याद रखना तो 1212, ठीक है। और रचयिता कौन है, नरपति लाल, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन उतना ही याद रखना है। विशलदेव रासो क्या है, एक विरह गीत काव्य है। विशलदेव रासो पूर्णतः रचना नहीं है, यानी कि पूरी नहीं है। विशलदेव रासो मुक्तक काव्य है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विशलदेव रासो का समय जो है 12-12 माना। बड़ा मुश्किल से ये दोनों लोग एक मत पे आते हैं, तो मान लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन विशलदेव रासो में मिलता है, ठीक है। 12 मास का वर्णन जो है सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो विशलदेव रासो में मिलता है। होता ये है कि यहाँ पे आपके जो नायक और नायिका है उनके प्रेम का वर्णन है, फिर उनके विरह का वर्णन है, फिर उनके मिलन का वर्णन है। तो जब प्रेम होता है तो मौसम के रूप अलग होते हैं, जब विरह होता है तो मौसम अलग महसूस होता है, और जब आप फिर से मिलन होता है तो मौसम अलग महसूस होता है। तो वही उसी का वर्णन है, इसलिए 12 मास जो है उसका वर्णन सर्वप्रथम यही पे मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक विशलदेव रासो है। विशलदेव रासो का नायक अजमेर का चौहान राजा विशलदेव तृतीय तथा नायिका मालवा की भोज परमार की पुत्री राजमती है। विशलदेव रासो में 128 छंद है। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु आपका ग्रंथ है। विशलदेव रासो काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। मैंने बोला कि ये क्या था, ये ऐसा काव्य था जिसे गाया जा सकता था, इसके लिए इसी वजह से इसके रूप में परिवर्तन आपको दिखता है। परमार रासो लिखा किसने है बच्चे, इसे लिखा है आपके जगनिक ने, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो 1230 विक्रम संवत और 1100 आपके 73 ईस्वी में, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, जगनिक है। परमाल रासो क्या है, एक वीर प्रधान आपका क्या है, रचना है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आल्हा और उदय सिंह के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। ये जो है ये वीर रस है क्योंकि युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसे आल्हा खंड कहा जाता है क्योंकि इसे भी क्या किया जाता था, इसे पहले जब मतलब प्रकाशित कराया गया था तो आल्हा खंड के नाम से ही कराया गया था। परमाल रासो को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित कराया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानी है। अब आते हैं खुमान रासो पे। खुमान रासो किसने लिखा है, तो आपके दलपति विजय ने लिखा है। खुमान रासो की भाषा क्या है, राजस्थानी हिंदी है, और मोतीलाल मनेरिया ने खुमान रासो का रचनाकाल 17वीं शताब्दी मानी है, ठीक है। अब आते हैं हम्मीर रासो, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया, जिसमें हमने देखा था कि हम्मीर रासो का जो रचनाकार है श्रांगधर माना जाता है। वहीं पे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलग मत थे। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो हम्मीर रस जो है रासो है, उसमें हम्मीर शब्द को सिमिलर माना था आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किससे, अमीर शब्द से, ठीक है। तो यहाँ पे हम्मीर रासो जो है वो आपके 1357 ईस्वी और 1414 विक्रम संवत के में रची गई है, और इसके लेखक जो है श्रांगधर को माना जाता है। हम्मीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है, केवल प्राकृत पैंगलम के आधार पर आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम से प्राप्त 8 छंदों के आधार पर इस ग्रंथ की कल्पना की। किसने, शुक्ल जी ने। राहुल संकृतायन ने हम्मीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित की है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासो से माना है, अर्थात
आचार्य शुक्ल इसी ग्रंथ से अभ्रंश रचनाओं की समापन मानते हैं, यानी समाप्ति मानते हैं। अब आते हैं विजयपाल रासो। विजयपाल रासो 11वीं शताब्दी की रचना है जिसे लिखा है नल्ह सिंह ने, और मिश्र बंधुओं के अनुसार विजयपाल रासो, यहाँ पे विजयपाल होगा, ठीक है, ओके। विजयपाल रासो का रचना काल कब है? 1298 ईस्वी, ठीक है। इसी के साथ आपका जो रासो साहित्य है वो समाप्त हो जाता है। अब बचा क्या है? तो आपकी लौकिक साहित्य, जो आपके फुटकर या फिर फुटकल जो है, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। लौकिक साहित्य में अगर हम बात करें तो कुछ गद्य की रचनाएं हैं, कुछ पद्य की रचनाएं। अगर हम बात करेंगे तो पद्य में आपके विद्यापति और अमीर खुसरो आ जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आदिकाल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये दोनों लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ इन दो सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, यानी लौकिक साहित्य को डिस्कस करेंगे और आपका उसी में जो पद्य और गद्य है दोनों को थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपके जितना भी आदिकाल का सेक्शन था उसको इंक्लूड करके हमारा जो एक पूरा एमसीक्यू का सेक्शन बनता है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके 100 क्वेश्चंस हो, उन 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें, समझे और आपका सवाल जो है वो आराम से लग जाए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेशन में हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा और फिर हम एमसीक्यूज लगाएंगे, फिर हम शुरू करेंगे आपके भक्ति काल को, ठीक है। तो आई होप लास्ट क्लास कल होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तो हमारा आपका आदिकाल समाप्त होगा। तो आई होप आपको आदिकाल पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कितने अच्छे से ये आप चैप्टर जो है वो समझ में आया है, ठीक है। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।